हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रैशनल हिस्ट्री विथ मुकेश में। दोस्तों, पिछली वीडियोस में हमने देखा कि फ्रांस में क्रांति की शुरुआत हुई 1789 में। बेस्टिल फोर्ट को डिमोलिश कर दिया गया और लोगों ने वहाँ विद्रोह कर दिया। विद्रोह करने वाले थर्ड स्टेट्स के लोग थे। फ्रांस का जो पूरा सोशल स्ट्रक्चर था वो 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड था। फर्स्ट, जिसको क्लर्जी कहा जाता है, जिसमें पादरी वर्ग आते थे, चर्चेस के अथॉरिटीज़, और दूसरा वर्ग नोबिलिटी था, जिसमें राजा और राज परिवार के लोग और मंत्री वगैरह ये लोग आते थे। तो ये लोग जो है थर्ड स्टेट्स के लोगों का शोषण करते थे। थर्ड स्टेट्स में कौन कौन से लोग थे? तो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, फिर पढ़े लिखे लोग थे, मिडिल क्लास था, किसान मजदूर वगैरह, ये सारे लोग थे, लेखक और कलाकार वगैरह भी थे शामिल इसमें। तो इन थर्ड स्टेट्स के लोगों के ऊपर टैक्स का इतना ज़्यादा बोझ था कि इनकी स्थिति बहुत ख़राब थी। इसके अलावा फ्रांस का जो शासन है वो बिल्कुल भी लोकहितकारी नहीं था। और फ्रांस के जो राजा थे, मोनार्क लुइस 16 उस समय, तो वो अतिरिक्त करों का बोझ डालते जाते थे लोगों पर, और लोगों के भीतर जो है वो गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो गुस्सा फूटा 1789 को। लोगों ने क्रांति ला दी, क्रांति करना शुरू कर दिया राजशाही के खिलाफ। लेकिन वो अचानक से नहीं हुआ, उसके पीछे एक पूरा बैकग्राउंड है। वो सरकार के प्रति लड़ने को तैयार हो गए उनके खिलाफ, ये अचानक से नहीं हुआ। इसके पीछे मिडिल क्लास के उदय का बहुत बड़ा हाथ है। मिडिल क्लास में, जैसा कि हमने डिस्कस किया, कि उसमें व्यापारी वर्ग भी था, बिग बिजनेसमैन्स भी थे, इसके अलावा पढ़े लिखे लोग भी थे जो विभिन्न गवर्नमेंटल ऑफिसेज में काम करते थे। लॉयर हो गए, या फिर बड़े ऑफिसेज के ऑफिशियल्स हो गए, या फिर आपके जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है उसमें पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए, और दूसरे कलाकार वगैरह लोग। तो उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा ये बात अखरती थी कि इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद, योग्य होने के बावजूद भी उनका इतना शोषण होता है। तो जनता जो थी, उनके भीतर विद्रोह की भावना आई कैसे? इसके पीछे जो मिडिल क्लास है उसके उदय की एक बड़ी भूमिका रही है। मिडिल क्लास में जो व्यापारी वर्ग है, वो व्यापारी वर्ग तैयार हुआ, क्रिएट हुआ। इसके लिए फ्रांस तो हम जानते हैं एक कॉलोनीज बनाने वाला एक साम्राज्यवादी देश था, जो अंपायर्स बनाता था, जैसे कि इंग्लैंड था। फ्रांस ने भी कई देशों पर अपना व्यापारिक केंद्र खोला हुआ था। जैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी थी अंग्रेज़ों की, उसी तरह भारत और अफ्रीका और दूसरी जगहों पर भी फ्रांस की कॉलोनीज थी। तो जो व्यापार होता था, ओवरसीज़ जो ट्रेड होते थे, ओवरसीज़ ट्रेड में ये जो बिजनेसमैन लोग हैं, इन लोगों ने बहुत धन कमाया था और ऊंचे उठे थे, धनी बने थे बहुत। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो थी वो बनाते थे, जो मतलब मूल्यवान वस्तुएं, उनका निर्माण करते थे, जैसे उलेन हो गया, सिल्क हो गया, जो एक्सपोर्ट भी होता था। और यहाँ फ्रांस के धनी लोग वो भी इसको खरीदते थे, रॉयल फैमिलीज वगैरह भी खरीदती थी। तो ये रिचेस्ट जो पर्सन्स डेवलप हुए फ्रांस में 18th सेंचुरी में। और इसके अलावा जो दूसरा वर्ग था, जो मिडिल क्लास पढ़ा लिखा वर्ग था, उस पढ़े लिखे वर्ग में से कई ऐसे फिलोसोफर्स भी पैदा हुए। फ्रांस की जनता ने बढ़ते हुए टैक्सेस के खिलाफ, फूड प्राइसेस जो है, फूड्स जो सिक्योरिटी है, उसके खिलाफ कई बार उन्होंने विद्रोह किया था, प्रोटेस्ट किया था। लेकिन उनके पास कोई योजना नहीं थी, कोई एक रोड मैप नहीं था, जिससे कि वो अगर व्यवस्था परिवर्तन करें भी तो किस रूप में व्यवस्था आए। इसलिए वो कोई बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल पर कोई प्रोग्राम नहीं लॉन्च कर पाते थे। विद्रोह करते थे, गुस्सा फूटता था, फिर वो गुस्सा जो है उसको शांत कर दिया जाता था। सरकार अपनी तरफ से
उसको शांत कर देती थी, क्योंकि लोग उतने ज़्यादा संगठित नहीं थे, लोगों में कोई दृष्टि उस वक्त नहीं डेवलप हुई थी। और ये दृष्टि दी किन्होंने? कुछ रूसी दार्शनिकों ने, जिनमें से 3 जो है वो बहुत ही प्रमुख आते हैं। एक है जॉन लॉक, जिन्होंने अपनी 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट जो पुस्तक है, उस पुस्तक में उन्होंने पहली बार जो है ये इनकार कर दिया कि जो मोनार्क है, राजा के डिवाइन और एब्सोल्यूट राइट्स को उन्होंने रिजेक्ट किया। राजा को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है, वो दैवीय अनुकंपा से, उनकी कृपा से जो है राजा बना है, ये मान्यता चली आती थी कि राजा जो है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है, ईश्वर की इच्छा से वो लोगों पर शासन कर रहा है, इसलिए वो जो भी करता है वो ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में करता है। और लुईस 16 के जो दादाजी थे, लुईस 14, वो तो अपने आप को कहते भी थे कि आई एम द स्टेट, मैं ही हूँ राज्य, यानी मैं जो कहूँगा वही है कानून। तो इस तरह की मानसिकता वहाँ राजशाही की थी, राजाओं की थी, मोनार्क की थी। तो ये जो डिवाइन पावर, जो आम लोगों में धारणा थी कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होकर शासन कर रहा है, इस धारणा को चैलेंज किया जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक में द टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। इसके अलावा रूसो ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस पुस्तक में एक लाइन जो उन्होंने ऐसी लिखी जो फ्रांस के लोगों में एकदम जंगल की आग की तरह फैल गई। वो लाइन क्या थी? मैन बॉर्न फ्री बट नाउ एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। यानी इंसान आजाद जन्म लेता है, लेकिन आज हर जगह वो बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। फ्रांस की जनता को ये महसूस हुआ कि सच में वो बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। जो धनी लोग भी हैं, चाहे जितना भी उनके पास पैसा आ जाए, वे कभी भी क्लर्जी और नोबिलिटी की बराबरी नहीं कर सकते। जन्मजात जो उनको अधिकार मिले हुए हैं, उन अधिकारों की बराबरी थर्ड स्टेट्स के लोग कभी नहीं कर सकते। बहुत सी बंदिशें हैं, टैक्स का भयानक बोझ है, और राज्य की तरफ से लोगों की उन्नति के लिए, उनके विकास के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किए जा रहे हैं। तो रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया कि राजा जो है रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स, इनके बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। आम लोग एक प्रतिनिधि अपना चुनते हैं, और वो प्रतिनिधि इसलिए चुनते हैं ताकि वो हमारे लिए, यानी आम लोगों के लिए कुछ बेहतर व्यवस्थाएं लाए, जिससे कि उनकी उन्नति हो, सुख शांति और समृद्धि हो। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है बीच में रूलर और उसको चुनने वाले जो है आम जन में। तो रूसो ने उस अपनी पुस्तक में द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा कि जब राजा आम लोगों के हितों का ध्यान न रखे, जब रिप्रेजेंटेटिव लोगों के हितों का ध्यान नहीं रखता है, तो जो पीपल और रिप्रेजेंटेटिव के बीच में जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बना है, वो कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ये विचार रूसो ने रखे, जो लोगों को बहुत प्रभावित किया। इसके अलावा मॉन्टेस्क्यू थे। मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक है द स्पिरिट ऑफ द लॉज। उस पुस्तक में मॉन्टेस्क्यू ने पूरे तंत्र को, सरकारी तंत्र को, गवर्नमेंट को, उनकी शक्ति को 3 भाग में डिवाइड किया। डिवीजन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया कि एब्सोल्यूट पावर किसी के पास नहीं होना चाहिए। फ्रांस में एब्सोल्यूट पावर मोनार्क के पास था, तो गवर्नमेंट के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट के पावर को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना चाहिए, द लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी। तो ये 3 वर्ग में, यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका यानी जो लेजिस्लेटिव है, उसको कानून बनाने का अधिकार दिया जाएगा, वो कानून बनाएगा। और कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव,
उस कानून को इम्प्लीमेंट करेगा। और न्यायपालिका क्या करेगी? न्यायपालिका इन दोनों पर कंट्रोल रखेगी कि जो विधायिका है यानी लेजिस्लेटिव है वो कोई ऐसा कानून न बनाए जो जन विरोधी हो, और कार्यपालिका कुछ ऐसा काम न कर दे जो लोकहित में नहीं हो। तो इन दोनों पर नियंत्रण करने के लिए जुडिशरी भी होना चाहिए। तो ये 3 भाग में गवर्नमेंट के पावर को डिवाइड करने की बात कही मॉन्टेस्क्यू ने। और इसी आधार पर 1774 में अमेरिका के 13 कॉलोनीज ने जो ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस पाई, आज़ादी पाई, लड़े। और हालांकि लुइस 16 ने बहुत आर्थिक मदद की थी इन 13 स्टेट्स की, अमेरिका के ब्रिटेन से आज़ादी पाने में। उन्होंने 1 बिलियन लेबर धनराशि उसमें उनको सपोर्ट के लिए दी। तो जब ये आज़ाद हुए 1774 में अमेरिका के 13 कॉलोनीज, तो उन्होंने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। उस कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिविजुअल राइट्स की गारंटी दी गई, यानी प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार की गारंटी होगी उसमें। इस बात ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया फ्रांस के जो सोशल और एक्टिविस्ट लोग थे, या जो लोग इस फ्रांस की व्यवस्था के खिलाफ थे, उन लोगों के विचारों को उत्तेजित किया इसने। और ये सारी चीज़ें, ये जो दार्शनिक थे, फिलोसफर्स, लॉक हो गए, मॉन्टेस्क्यू और रूसोस, इनके विचार, फिर अमेरिका के जो इंडिपेंडेंस के बाद कॉन्स्टिट्यूशन और उसमें दिए गए राइट्स की बातें आम लोगों में होती थी, कॉफ़ी शॉप में होती थी, या फिर जो है सैलून्स में बाल कटवाने जाते हैं। तो आपने भी कई फिल्मों में देखा होगा, शोले में है दृश्य, जेल में जेलर है, और वो नाई जो है वो सबके की दाढ़ी वगैरह बनाता है और बातें सुनता है, खबर इधर से उधर पहुंचाता है। या फिर चाय की दुकान में बैठ करके बहुत से लोग आते हैं और इधर सब जगह की बातें चर्चा करते हैं, तो खबरें फैलती हैं। तो लोग ये सारी खबरें जो है, ये सारी चीज़ें आम लोगों से चर्चा करते थे, उसको फैलाते थे। और जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, उन लोगों को इन सब बातों को बताने के लिए कुछ पढ़े लिखे लोग एक भीड़ जमा करते थे और तेज आवाज में पढ़ कर सबको बताते थे। और जब ये बातें फैलती थी तो लोगों में जागरूकता आती थी और इस तंत्र को उखाड़ फेंकने के लिए वो एकत्रित होते थे। इसलिए जब लुइस 16 ने कर बढ़ाने की योजना बनाई कि अब फिर से नए टैक्सेस लगाए जाए, जिससे कि जो स्टेट है उसके खर्च को वो कैरी कर पाए, खर्च को मेंटेन कर पाए, तो इस खबर को भी सैलून्स और कॉफ़ी शॉप्स वगैरह में लोगों ने पूरा फैला दिया जनता को, और जनता एकदम विद्रोह करने के लिए पूरी तैयार हो गई। और उसी का परिणाम हुआ कि 1789 को बेस्टिल फोर्ट का डिमोलिशन किया गया। जनता ने खुलकर विरोध कर दिया और राजशाही को उखाड़ फेंका, और वहाँ पर फिर ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आधार पर उन्होंने नई व्यवस्था लागू की। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।